Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2 Geography. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, BSR Government Arts College, Alwar. Students, today we are starting a new topic, Role of Economic Elements in Political Geography. इसको हमें 3-4 पार्ट्स में करना है. आज इसका पार्ट 1 हम कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग फूड रिसोर्सेज टुडे. तो टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्व पार्ट 1 और आज हम जो पार्ट ले रहे हैं वो है खाद्य संसाधन. प्राकृतिक तत्वों के समान ही आर्थिक तत्व राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं. आर्थिक साधनों एवं उनके उपयोग से ही राज्य की शक्ति एवं सामर्थ्य का ज्ञान होता है. अतः आर्थिक संसाधन न केवल आंतरिक दृष्टि से अपितु अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. विश्व के संसाधनों के वितरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इनका वितरण राज्यों में अत्यधिक असमान है. फलस्वरूप कुछ देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं तथा अन्य निर्धन. अतः यह विषमता प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है. जो देश जितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा. आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं वर्ल्ड में. यूएसए और रूस, ये दोनों देश आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इनके पास आर्थिक संसाधन भरपूर हैं और ये दोनों पहले विश्व पावर रहा करते थे और आज भी इनका विश्व में दबदबा है. राज्यों के तकनीकी स्तर में भिन्नता के कारण सभी साधनों का उपयोग संभव नहीं हो पाता. जो विकासशील देश हैं उनका तकनीकी स्तर काफ़ी नीचे है और वो अपने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको टैप नहीं कर पाते, संसाधनों को यूज नहीं कर पाते. इतनी तकनीक उनके अंदर नहीं है. अनेक देश जो तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं वहाँ आर्थिक साधनों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होता है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक देश की राजनीतिक शक्ति का आधार उस देश के संसाधन एवं आर्थिक विकास है. यदि एक देश आर्थिक दृष्टि से दूसरे देश पर निर्भर है तो यह निर्भरता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक निर्भरता को जन्म देती है तथा उस देश का स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है. राजनीतिक निर्भरता, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. राजनीतिक निर्भरता माने यदि एक देश दूसरे देश के ऊपर किसी भी आर्थिक वस्तु के लिए निर्भर करता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, खाद्यान्न हो और कुछ भी हो, तो उसको उस देश की सभी बातें उसी प्रकार माननी होंगी और यदि वो कोई गुट बनाता है देश तो उसके अंदर यदि वो उसको शामिल करता है तो उसको होना होगा. तो एक तरह से वह देश अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है. एक देश या राज्य का आर्थिक विकास भौगोलिक पर्यावरण की उपज होती है. भौगोलिक तत्वों में जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, वनस्पति, खनिज एवं शक्ति संसाधन आदि आर्थिक विकास को न केवल नियंत्रित अपितु निर्धारित करते हैं. राज्यों की आर्थिक क्षमता का सीधा संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है. आर्थिक क्षमता राज्य विकास का परिचायक तो होती ही है, साथ में युद्ध के समय देश का प्रमुख आधार होती है और विदेश नीति को नियंत्रित करती है. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम कौन से आर्थिक तत्वों का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे. इसमें हमारे पास 5 संसाधन मुख्य रूप से हैं. सबसे पहला है खाद्य संसाधन, फिर है शक्ति के साधन, तीसरा है खनिज संसाधन, फिर औद्योगिक विकास और फिर है परिवहन के साधन. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होता है, भोजन माने उसमें खाद्यान्न, उसमें उसका दूध, मांस, सब्जी, फल, यदि इनमें कोई भी देश आत्मनिर्भर होता है तो वह देश उस देश को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता और उस देश की जनसंख्या तृप्त रहती है और वो मजबूत भी रहती है. तो खाद्य संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. यदि खाद्य संसाधन पूर्ण होंगे तभी वह देश अन्य संसाधनों की तरफ रुख कर सकेगा या अन्य संसाधनों को वो दोहन कर सकेगा. तो खाद्य संसाधन, आर्थिक तत्वों में खाद्य पदार्थ सबसे प्रमुख तत्व है जिनका राज्य की शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है.
पर्याप्त खाद्य पदार्थों के अभाव में पोषण में कमी आ जाती है एवं अंतिम अवस्था में भुखमरी फैलती है। जिस किसी देश में यदि भुखमरी फैली हो और वहाँ की जनता में यदि पोषण की कमी हो, तो आप सोच सकते हैं कि वह देश किसी भी तरह से विकास नहीं कर सकता। यह संपूर्ण इतिहास में अव्यवस्था का प्रमुख कारण रहा है। इतिहास के अतिरिक्त वर्तमान काल में भी अनेक इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जब पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध न होने के कारण आंतरिक अव्यवस्था फैल जाती है। यदि शांति काल में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होते तो युद्ध के समय स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि युद्ध काल में अनेक व्यापारिक मार्गों के बंद हो जाने अथवा नाकाबंदी हो जाने के कारण विदेशी खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाते। खाद्य पदार्थों के रूप में विश्व में गेहूं, चावल एवं अन्य मोटे अनाज तथा मांस और दुग्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सभी खाद्य पदार्थों का वितरण जलवायु एवं अन्य भौगोलिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होता है। यद्यपि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां सभी प्रकार की खाद्य वस्तुएं समान रूप से उत्पादित होती हैं, क्योंकि प्रत्येक देश के भौगोलिक वातावरण में भिन्नता है, अतः उनके उत्पादनों में भी विविधता है। किंतु विश्व के अनेक देशों को खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आत्मनिर्भर वो देश रह सकते हैं ज्यादातर खाद्य पदार्थों में। सभी खाद्य पदार्थों में तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, लेकिन अधिकतर खाद्य पदार्थों में यदि कोई देश आत्मनिर्भर है तो वह देश ऐसा देश हो सकता है जिसका अक्षांशीय विस्तार अधिक हो और जलवायु के अनुसार सभी फसलें उस देश में हो पाती हों। अतः विश्व के उत्पादनों में भी विविधता है, किंतु विश्व के अनेक देशों को खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। इसमें प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस हैं। यद्यपि इनमें भी ये तीन जो देश हैं, इनमें वे पदार्थ नहीं उपलब्ध हो सकते जो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर खाद्यान्न संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस में होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को भी इनको आयात करना पड़ता है। फिर भी यह तीनों देश बिना विदेशों से खाद्यान्न मंगाए अधिक समय तक रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, राजनीतिक भूगोल में हम युद्ध की राजनीति अति महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि युद्ध की स्थिति हो तो ये तीनों देश इस प्रकार के देश हैं कि इनमें यदि ये बहुत समय तक खाद्यान्न न मंगाएं, यदि किसी युद्ध की वजह से इनके व्यापारिक मार्ग बंद हो, तब ये खुद अपने खाद्यान्नों में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं या आत्मनिर्भर रह सकते हैं। दूसरी ओर अनेक देश जैसे ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन आदि हैं जिनकी अधिकांश खाद्यान्न की पूर्ति आयात किए गए खाद्यान्नों से होती है। सामान्य काल में ही अनेक देशों में पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन होते हुए भी अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण संतुलन नहीं रहता। अनेक देशों के पास आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है, दूसरी ओर खाद्यान्न का अभाव है। यूरोप के अधिकांश देश खाद्यान्न आयात करते हैं, क्योंकि यूरोप की ज्यादातर जो फिजियोग्राफी है वो सिरेटेड है या फिर वहां पर अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के कारण समतल भूमि का अभाव है। एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया चावल का निर्यात करते हैं। शेष देशों में खाद्य समस्या है। इसके कारण अनेक समझौते करने होते हैं, जिनसे राज्य की राजनीतिक स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खाद्य फसलों के अतिरिक्त मांस, दूध, मछली, दालें, फल एवं सब्जियों का महत्व भी खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। यह सभी मिलकर एक देश की खाद्य आपूर्ति करते हैं। खाद्यान्न या अन्य खाद्य पदार्थों की दृष्टि से उत्तम स्थिति वाले
अन्य देश कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक विकासशील देश सीमित या अधिक परिमाण में आयात किए हुए खाद्यान्नों पर निर्भर है। यह उनकी अन्य देशों पर निर्भरता प्रदर्शित करता है। अनेक देश, विशेषकर एशियाई देश, अपने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं तथा उसमें आशातीत सफलता भी मिली है। जैसे स्टूडेंट्स, हम 1966 का ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया का यदि हम देखें, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में पेस्टिसाइड्स, जल आपूर्ति और यूरिया के प्रयोग से बहुत ज़्यादा खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी। और आज भी हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और उत्तरी और नॉर्दर्न राजस्थान ये इंडिया के खाद्यान्न उत्पादन के अच्छे प्रदेश हैं। भारत के खाद्यान्न आयात का वर्तमान प्रतिशत पूर्व प्रतिशत से अति अल्प रह गया है। 1966 से पहले इंडिया को बहुत सारा खाद्यान्न बाहर से आयातित करना पड़ता था। खाद्यान्न के आयात से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक निर्भरता का जन्म होता है। यद्यपि सामान्य काल में आयात सरल होता है, किंतु जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, आक्रमणकारी सर्वप्रथम उन मार्गों को काट देते हैं जहां से भोजन सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे कि उस देश की जनसंख्या बिना भोजन सामग्री के परेशान हो और उनको और वहाँ के राजनेताओं को या प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को ये निर्णय लेना पड़े कि अब युद्ध समाप्त किया जाए या इसको जारी रखा जाए। प्रथम महायुद्ध के समय जर्मनी ने सदैव ग्रेट ब्रिटेन के अनेक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण वहाँ खाद्य संकट की स्थिति हो गई थी। यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के समय हुई, जिसको कुछ अंशों में हवाई जहाजों से पूर्ण किया गया। सारांश यह है कि खाद्य पदार्थों के लिए विदेशों पर निर्भरता देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है। राज्य की जनसंख्या की प्रगति एवं विकास के लिए मात्र भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु भोजन का पोषक होना भी आवश्यक है। भोजन की पोषकता कैलोरी शक्ति के रूप में नापी जाती है। यदि निर्धारित कैलोरी मात्रा किसी देश के निवासियों को उपलब्ध होती है तो उसको पूर्ण संतुलित भोजन कहा जाएगा। किसी देश के लिए संतुलित भोजन का प्राप्त होना उच्च स्तर एवं कार्य क्षमता का द्योतक है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जिसको कि हम तृतीय विश्व या फिर थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, या आजकल उसके लिए विकासशील देश टर्म यूज किया जाता है। विकासशील देशों में बहुत से देश ऐसे हैं आज भी जिनके पास खाद्यान्न पूरा नहीं होता और वहाँ की जनता कुपोषण का शिकार है। मांस या दूध या फल, सब्जी, ये चीज़ें तो बहुत उनके लिए ये चीज़ें तो उपलब्ध हैं ही नहीं, उनका खाद्यान्न की भी पूर्ति नहीं होती। वो लोग लगातार भुखमरी से निपटते रहते हैं। न्यूजीलैंड जैसा छोटा सा देश भोजन स्तर की दृष्टि से विश्व में प्रमुखतम स्थान रखता है। न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग बहुत अच्छा है और वहाँ पर दूध से बनाए हुए अन्य प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, मक्खन, घी आदि बहुतायत में उपलब्ध हैं और इसलिए यह देश विश्व में बहुत अग्रणी है और यहाँ की जनसंख्या को अच्छे प्रकार का पोषण मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व विश्व के सम्मुख खाद्य समस्या अधिक नहीं थी, किंतु इसके पश्चात अनेक यूरोपीय देशों में भी यह समस्या भयंकर रूप से हो गई है। अतः युद्ध के पश्चात क्रमशः विकास किया गया तथा मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने भी इसमें सहायता दी। अमेरिका में जो खाद्यान्न होता है वो अमेरिका के प्रेरीज में अतिरिक्त उत्पादन होता है। अमेरिका में इतनी जनसंख्या नहीं है कि इतने उत्पादन की उनको आवश्यकता पड़े, इसलिए वो बहुत सा अपना अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का आदि दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। वर्तमान विश्व में अनेक देश, विशेषकर एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका के देशों में पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध न होने के कारण अनेक राजनीतिक संकट उत्पन्न होते रहते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत से देश हैं जिनमें खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होती और उनकी जनसंख्या कुपोषण का शिकार रहती है। अनेक देशों में पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन होते हुए भी अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण संतुलन नहीं रहता। इंडिया इसका एक छोटा मोटा उदाहरण है। इंडिया में खाद्यान्न पर्याप्त है, भूमि उपजाऊ है और उत्पादन भी खूब होता है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी जनसंख्या को आसानी से उसके खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाते। इसके लिए सरकार ने पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सस्ते अनाज से वंचित रह जाते हैं। अनेक देशों के पास आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है, दूसरी ओर खाद्यान्न का अभाव है।
यूरोप के अधिकांश देश खाद्यान्न आयात करते हैं। एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया चावल का निर्यात करते हैं। शेष देशों में खाद्य समस्या है। इसके कारण अनेक समझौते करने होते हैं जिनसे राज्य के राजनीतिक स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विश्व खाद्यान्न फसलों का वितरण अत्यधिक सीमित है। गेहूं तथा चावल विश्व के प्रमुख खाद्यान्न हैं। इनका अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन व्यापार को सुविधा प्रदान करता है तथा कमी से खाद्यान्न निर्भरता का जन्म होता है। यह निर्भरता सामान्य काल में देश की अर्थव्यवस्था पर भार होती है तो युद्ध काल में देश को निर्बल बना देती है। यदि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होता है तो वह अपना ध्यान देश की अन्य आर्थिक प्रगति की ओर केंद्रित करता है, अन्यथा अपनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने में ही राज्य अपना सामर्थ्य लगा देता है तथा इसके लिए अनेक बार बाध्य होकर राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं। तो सारांश यही है कि यदि किसी देश की खाद्यान्न आपूर्ति अच्छी होती है तो वह देश अपने सामर्थ्य को अन्य स्थानों पर लगाता है, अन्य संसाधनों को विकसित करता है और अपने देश को सुरक्षित करने में सफल हो पाता है। लेकिन यदि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होती तो वह देश काफी पिछड़ जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि खाद्य संसाधनों एवं राजनीतिक शक्ति एक अन्योन्याश्रित तथ्य है। पर्याप्त खाद्य सामग्री राष्ट्र की शक्ति है तथा इसकी न्यूनता राष्ट्र को दुर्बलता प्रदान करती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक खाद्यान्न के ऊपर और राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्वों में ये पहला पार्ट था। आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के कारण मेरा लेक्चर बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड थैंक यू वंस अगेन।